हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे भरण पोषण की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में। यानी भरण पोषण किसको मिलता है, भरण पोषण के लिए कौन आवेदन कर सकता है, भरण पोषण का वाद दाखिल करने के बाद कब तक किस किस स्टेप से गुजरना पड़ता है। अगर आपके ऊपर ऐसी कोई समस्या है भरण पोषण से संबंधित, चाहे आप पक्ष हो विपक्ष हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें पूरी प्रोसीजर बताई जाएगी भरण पोषण कब और कैसे किस तरह से दिया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भरण पोषण का संपूर्ण प्रोसीजर क्या होता है, बात करेंगे हम 144 BNSS के बारे में। 144 BNSS क्या होता है, यह होता है 125 CRPC। यानी कि जो पुराने होंगे, जिनके ऊपर पुरानी आपदा रही होगी 125 की, वही अब 144 BNSS हो गया। तो 144 में और 125 में सेम प्रोसीजर चलता है, इसमें कुछ बदलाव नहीं किए गए हैं। तो इन दोनों को ध्यान में रखकर हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि अगर आपके ऊपर 125 सेक्शन चल रहा है CRPC का, तो भी यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है, और 144 BNSS चल रहा है तब तो रामबाण है। दोनों के लिए बहुत उपयोगी वीडियो। देखिए भरण पोषण कौन दे सकता है और किसको दे सकता है, इसको समझिए। देखिए भरण पोषण के लिए पति जो है अपनी पत्नी को दे सकता है, पिता पुत्र को, पुत्र पुत्री को, और बेटा माँ बाप। और भी सारी कंडीशंस हैं, मोटी मोटा समझिए कि एक पति अपने पत्नी को भरण पोषण दे सकता है, पिता अपने बेटे बेटियों को, पुत्र पुत्रियों को भरण पोषण दे सकता है, बेटा अपने माँ बाप को भरण पोषण देगा। किन परिस्थितियों में देगा, और कुछ कंडीशन में अगर जो नाजायज संतान है उनको भी भरण पोषण देने का अधिकार दिया गया है। अब देखिए अगर आप किसी के ऊपर भरण पोषण का वाद दाखिल करना चाहते हैं, तब देखिए मान लीजिए आप पत्नी हैं, अपने पति के ऊपर वाद दाखिल करना चाहती हैं 144 BNSS का। ठीक, उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक ठोस ग्राउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्राउंड। कि आप किस ग्राउंड पर अपने पति से भरण पोषण मांग कर रही हैं। आपका पति आपको घर से निकाल दिया है, घर से निकाल दिया है, और आप अपने मायके में पड़ी हुई हैं। कहां पर? मायके में। आप अपने मायके में हैं, या फिर आप अपने पति के घर में ही हैं, पति के घर में ही हैं, लेकिन आपका पति आपको भरण पोषण, यानी कि मोटी मोटा कहें तो खर्चा नहीं दे रहा है। आपका पति, बेशक आप अपने पति के घर में हैं, लेकिन आपका पति आपको खर्चा नहीं दे रहा है। तो अगर खर्चा नहीं मिल रहा है पति द्वारा, पत्नी को और उसके बच्चों को खर्चा नहीं मिल रहा है, तो उस स्थिति में आप वाद दाखिल करते हैं। इसके लिए एक प्रार्थना पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, प्रार्थना पत्र। और उस प्रार्थना पत्र में आपके अधिवक्ता द्वारा यह ग्राउंड बनाया जाएगा कि मैं इतने दिनों से मायके में पड़ी हुई हूँ, मेरे ससुराल वाले दहेज के लिए या किसी भी तरह का उत्पीड़न करके, क्रूरता करके मुझे घर से निकाल दिए हैं। मैं अपना हुनर, मैं किसी प्रकार का हुनर नहीं जानती हूँ। ऐसी स्थिति में मुझे भरण पोषण दिलवाया जाए, जबकि मेरा पति
यह कारोबार करता है, जो भी कारोबार करता होगा उसके कारोबार के बारे में बताइएगा। तो आप एक तरह से प्रार्थना पत्र दीजिए और साथ ही साथ शपथ पत्र के साथ प्रार्थना पत्र देंगे। दूसरा एक उसमें प्रार्थना पत्र होगा अंतरिम भरण पोषण का, कि वाद के चलते समय अगर आपका पति हाजिर हो गया है तब यह लागू होता है अंतरिम वाला। अगर आपके पति इस मुकदमे में 144 के मुकदमे में हाजिर है तब उस स्थिति में आप अंतरिम का दरखास्त दे करके इसको अलाउ करवा सकते हैं। हर महीने आपको वाद चलते समय आने जाने का खर्च मिलता रहेगा। मुकदमा शपथ पत्र के साथ दाखिल हो गया। दाखिल होने के बाद आपको पैरवी करना होता है। क्या करना होता है? पैरवी। अब पैरवी में आप उभय प्रकार से पैरवी करते हैं। उभय प्रकार से मतलब कि समन और रजिस्टर्ड डाक से। किससे? समन और रजिस्टर्ड डाक से पैरवी करते हैं। एक प्रोसीजर होता है। उसके बाद जब रजिस्टर्ड डाक से पैरवी हो गई है तो उसका क्या करें? एक स्टेटस आप उस स्टेटस को निकलवा लें, स्पीड पोस्ट वाला या जो आप पोस्ट किए हैं स्टेटस निकलवा कर एक दरखास्त के साथ लगाएं कि महोदय हमने रजिस्टर्ड डाक से पैरवी किया, विपक्षी को मुकदमे की जानकारी है, वह हाजिर नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ तामिला पर्याप्त माना जाए। क्या माना जाए? तामिला पर्याप्त। अगर तामिला पर्याप्त हो जाता है तब आपका मुकदमा जो है एक पक्षीय साक्ष्य में चला जाता है। एक पक्षीय साक्ष्य में चला जाता है। एक पक्षीय साक्ष्य का मतलब कि अब उस विपक्षी को नहीं सुना जाएगा, यानी कि आपके पति को नहीं सुना जाएगा, आपको सुनते हुए एक तरफा ऑर्डर कर दिया जाएगा। यह एक पक्षीय साक्ष्य हो गया। लेकिन अगर आपका पति हाजिर हो जाता है मुकदमे में, मान लीजिए वह हाजिर हो गया, तब उसको भी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और उस स्थिति में आपकी तरफ से साक्ष्य दाखिल किए जाएंगे। किसकी तरफ से? वादिनी की तरफ से। वादिनी की तरफ से साक्ष्य दाखिल करेंगे। आप एक साक्ष्य करें दाखिल और कम से कम 2 साक्ष्य दाखिल करिए। अपना दाखिल कर दीजिए, हो सकता तो अपने परिवार के माता पिता में किसी को भी आप साक्ष्य दाखिल कर सकते हैं। साक्ष्य दाखिल करने के बाद आपका जीरा होगा। पहला आपका जीरा होगा। उस जीरे में आपने जो साक्ष्य में दिया है, जो साक्ष्य अपने PW1 के, ये देखिए PW1 है और ये PW2 है। PW1 के रूप में जो साक्ष्य दिया रहता है उसी को अपोजिट अधिवक्ता जो है जीरा करते हैं, आपसे पूछताछ करते हैं कि क्या बातें सही हैं क्या गलत है। और जब पूछताछ हो गई, दोनों साक्ष्यों से जीरा हो गई, पूछताछ होने के बाद तब लगता है सफाई साक्ष्य। एक मिनट, जब हो गया तब विपक्षी को साक्ष्य का अवसर मिलता है। विपक्षी को साक्ष्य का अवसर, और जब विपक्षी को साक्ष्य का अवसर मिलता है तब इनकी तरफ से भी आप भी DW1 DW2 या जितने गवाह दाखिल करना चाहते हैं, डिफेंस विटनेस, तो आप भी दाखिल कर सकते हैं। और आपके भी जो वादी के वकील होंगे वह जीरा करेंगे। जीरा दोनों तरफ से होगी और जब जीरा हो जाएगी तो फाइनली फाइल किस में जाएगी? बहस में। और जो भी आपके तरफ से दो डॉक्यूमेंट होंगे जो भी उससे सपोर्टिंग, वह आप डॉक्यूमेंट लगा करके फाइनली बहस करवा कर अब फैसला आएगा। फैसला अगर आपका पक्ष, लड़की का पक्ष मजबूत है तब उसको क्या होगा? मेंटेनेंस खर्चा मिलेगा। अब वह कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कितने महीने खर्च बांटती है। विपक्षी की परिस्थितियों को देखते हुए यदि यह फैसला विपक्षी के पक्ष में जाता है तो वह निरस्त हो सकता है। क्या हो सकता है? 144 का भरण पोषण निरस्त भी हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि
भरण पोषण का वाद निरस्त नहीं होता है, निरस्त होता है। अगर अच्छी तरह से उसका डिफेंस किया जाए तो एक पक्षी जो 144 का फैसला होता है उसको, मुकदमे को निरस्त खारिज करवाया जा सकता है। तो सब कुछ हमने आपको बताने का प्रयास किया, मोटी मोटा तौर पर शॉर्टकट में। कुछ बातें छूट भी गई हैं, तो इतना अगर जानकारी आपकी नॉलेज में है तो आप अपने अधिवक्ता से या किसी से भी बातचीत करके बता सकते हैं कि इसके बाद यह प्रोसीजर होनी चाहिए। आई होप कि आपको पूरा कंटेंट समझ में आ गया होगा। अगर आप किसी भी केस से संबंधित प्रोसीजर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं आपको उस प्रोसीजर की सारी जानकारियां प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब नमस्कार, जय हिंद।